नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास के साथ ही हमने लाइब्रेरी साइंस की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट पढ़ लिया है। आप जाके वो यूनिट पूरी पढ़ सकते हैं। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में, यानी कि ज्ञान जगत के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञान क्या होता है। जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, उसके बारे में जानना ही हमारा ज्ञान है। मान लो कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद है, जैसे कोई मनुष्य इस दुनिया में मौजूद है, उसके बारे में जानना ही हमारा ज्ञान है। ज्ञान शब्द को ही इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं और जो नॉलेज शब्द है, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्नोसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या पहचानना होता है। किसी चीज़ के बारे में जानना या उसको पहचानना ही ज्ञान होता है। आगे देखिए, जो मानव जो कुछ सीखता है या जानता है या अनुभव करता है या व्यक्त करता है या जिसकी रचना करता है, वही ज्ञान है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे जो मानव होता है, वो कुछ सीखता है। जैसे हमने खाना बनाना सीखा, तो वो हमारा ज्ञान हो गया। या हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, जैसे हमने कार चलाना सीखा, तो हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि उसको कैसे चलाया जाता है। या हम हमारा कोई अनुभव हो गया, हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे हमने क्रोध अनुभव किया, तो हमें हमारा वो ज्ञान है क्रोध का। ये या फिर कोई हम चीज़ व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी व्यक्त करते हैं, वो भी हमारा ज्ञान है। या जिस चीज़ की हमने रचना की है, जैसे मानव ने बल्ब बनाए, वो हमारा ज्ञान है। तो ये सब ज्ञान होता है मानव का ना। आगे देखते हैं, ज्ञान वास्तव में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभव है। जो भी अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान होता है। अब आगे हम कुछ ज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली है, ज्ञान तथ्यों या विचारों का एक संगठित स्वरूप है। ये परिभाषा डेनियल बेल ने दी थी और डेनियल बेल ने ही 1973 में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अवधारणा दी थी। ये इसे याद रखना, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि किसने और कब दी थी। तो आप याद रखना कि 1973 में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी? डेनियल बेल ने। नेक्स्ट परिभाषा है टीएस इलोइट की। यह है, वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डेटा, नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो डाटा होता है उससे मिलकर ही इंफॉर्मेशन बनता है और इंफॉर्मेशन से ही नॉलेज आती है और नॉलेज से ही बुद्धिमत्ता आती है। अब हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, राइल की परिभाषा। ज्ञान का अर्थ अपनी क्षमताओं को पहचानने से है। ये किसकी परिभाषा है? राइल की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञान जगत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ज्ञान जगत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एस आर रंगनाथन द्वारा अपनी पुस्तक प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में, जो कि 1967 में आया था, उसमें किया था। एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत का प्रयोग लाइब्रेरी के क्षेत्र में किया था सर्वप्रथम। ज्ञान जगत का प्रयोग पहले भी किसी ने किया था, लेकिन वो लाइब्रेरी के क्षेत्र में नहीं किया था उन्होंने। एस आर रंगनाथन ने सर्वप्रथम लाइब्रेरी के क्षेत्र में ज्ञान जगत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जो प्रोलेगमना लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक थी, इसी पुस्तक में रंगनाथन ने ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ब्रेन चेम्बर की अवधारणा का प्रयोग किया था। मतलब ब्रेन होता है, उसमें अलग अलग चेम्बर होते हैं, जैसे ही ज्ञान के लिए अलग अलग चेम्बर होते हैं, उस तरह से उन्होंने ब्रेन चेम्बर की अवधारणा दी थी। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रेन चेम्बर की अवधारणा किसने दी थी, तो ये आप याद रखना इसको, ये रंगनाथन ने दी थी। आगे देखते हैं, रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड शामिल होता है। इसका अर्थ है कि बहुत सारे विचारों से मिलकर ही ज्ञान का निर्माण होता है। जैसे एक बाइक है, तो वो अलग अलग विचारों का एक संयुक्त रूप है। किसी के दिमाग में सीट बनाने का विचार आया, किसी के दिमाग में लाइट बनाने का विचार आया, किसी के दिमाग में इंजन बनाने का विचार आया, तो उन सभी विचारों का ब्रह्मांड जब शामिल होता तो उससे ज्ञान का निर्माण हुआ। वैसे ही जब सारे विचार मिले तो उस बाइक का निर्माण हो गया। तब हम आगे देखते हैं,
ज्ञान जगत के विकास को एस आर रंगनाथन द्वारा वट वृक्ष की तरह माना है। जैसे कोई वृक्ष है, वट वृक्ष, तो उसमें अलग-अलग शाखाएँ होती है, उसी प्रकार से ज्ञान में अलग-अलग शाखाएँ होती है। तो ऐसा रंगनाथन ने वट वृक्ष से ज्ञान को कंपेयर किया है। नेक्स्ट है, विचार संगठित होते हैं तो एक विषय का निर्माण होता है। जब बहुत सारे विचार संगठित होते हैं, तो एक नए विषय का निर्माण होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस एक विषय है, तो इसमें बहुत सारे विचार मिले हैं, तब जाकर इसका निर्माण हुआ है। जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर बनाने का विचार आया या किसी में इंटरनेट बनाने का विचार है, तो जब ये बहुत सारे विचार मिले, तब जाकर कंप्यूटर साइंस विषय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, ज्ञान संगठित होता है, तो सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जब ज्ञान बहुत सारे अलग-अलग ज्ञान मिलते हैं, तब जाकर भी विषय का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान जगत और विषय जगत लगभग समान होता है, परंतु ज्ञान जगत और विषय जगत का आपस में पारस्परिक संबंध होता है। पूरी तरह से समान नहीं होते ये। देखो, ज्ञान जगत क्या होता है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान शामिल रहता है। कोई खास चीज़ पे फ़ोकस नहीं करता, संपूर्ण ज्ञान पे फ़ोकस करता है। लेकिन विषय जगत ये खास विषय पर फ़ोकस करता है सिर्फ़। जैसे कोई साइंस विषय है, तो ये सिर्फ़ साइंस पर ही फ़ोकस करेगा। लेकिन ज्ञान जगत में सब पे फ़ोकस करेगा, हिंदी, इंग्लिश, सब मैथ सब आ गए इसमें। लेकिन विषय जगत में सिर्फ़ एक खास विषय पर ही फ़ोकस किया जाता है। जो विषय जगत होता है, वो ज्ञान जगत का ही एक रूप होता है। आगे देखते हैं, ज्ञान से विषय बनता है और फिर विषय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हमारे अंदर कंप्यूटर बनाने का ज्ञान आया, तो उससे ही फिर आगे विषय का निर्माण हुआ, कंप्यूटर साइंस का निर्माण हो गया। तो कंप्यूटर साइंस को जब कोई दूसरा पढ़ेगा, तो उससे उसको ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, विषय जगत ज्ञान जगत का ही एक संगठित हिस्सा है। मैंने आपको बताया ही था कि ज्ञान जगत से ही विषय का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विषय जगत किसी खास विषय से संबंधित होता है और ये तो मैंने बताया था अभी आपको कि विषय जगत किसी खास विषय पर ही फ़ोकस करता है और ज्ञान जगत संपूर्ण ज्ञान पर फ़ोकस करता है। अब हम नेक्स्ट फ़िलॉसफ़ी की कुछ शाखाओं के बारे में देख लेते हैं जो कि ज्ञान के निर्माण से संबंधित हैं या ज्ञान के अध्ययन से संबंधित हैं। पहली है एपिस्टेमोलॉजी। ये ज्ञान के स्वभाव और उत्पत्ति और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन करती है। ये एपिस्टेमोलॉजी है, ये साइकोलॉजी की एक शाखा है जो ज्ञान के स्वभाव, उत्पत्ति और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन करती है। नेक्स्ट है ओंटोलॉजी। ये एक ज्ञानकोश की तरह काम करती है जो अवधारणाओं और उनके संबंधों को व्यवस्थित करती है। अब हम देखते हैं ओंटोलॉजी बेस्ड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ये भी हम साथ देख लेते हैं क्योंकि एक दो बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। ये वेब या इंटरनेट पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट के वर्गीकरण से संबंधित है। जो भी इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट उपलब्ध होते हैं, उनके वर्गीकरण से संबंधित है ये। आगे देखते हैं, इसका उपयोग ज्ञान को व्यवस्थित करने और वेब पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस-किस में किया जाता है? एक तो ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए और वेब यानी इंटरनेट पर ज्ञान मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो ओंटोलॉजी शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 1664 में किया गया था और इसमें कम वर्गीकरण के लिए कम से कम 2 निर्धारित श्रेणियों का उपयोग करके डॉक्यूमेंट का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम आगे ज्ञान जगत या विषय जगत की विशेषताएँ देख लेते हैं। ये दोनों लमसम समान ही हैं, तो हम दोनों की एक साथ ही देख लेते हैं। पहला है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। इसमें कई आयाम होते हैं जो समय और स्थान के साथ विकसित होते हैं। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता रहता है और समय के साथ-साथ इसमें नए आयाम जुड़ते रहते हैं। रंगनाथन ने इसे वट वृक्ष के विकास की तरह ही रेखांकित किया था। जो रंगनाथन है, इन्होंने इसे वट वृक्ष के समान ही मतलब अलग-अलग शाखाओं में अलग-अलग जड़ें आ जाती है ना, वैसे ही ये अलग-अलग दिशाओं में बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है गतिशील यानी डायनेमिक। ये स्थिर नहीं है बल्कि लगातार बदलता है
और विकसित होता रहता है। ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है और नए-नए इसमें विकास होता रहता है। नेक्स्ट है अंतहीन विकास। ज्ञान असीमित होता है, इसका विकास हमेशा बढ़ता रहता है, कभी खत्म नहीं होता ज्ञान, हमेशा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट चौथी विशेषता है नवीन दृष्टिकोण का विकास। इसमें नए-नए दृष्टिकोण का विकास होता रहता है, क्योंकि इसमें खोजबीन हमेशा चालू रहती है। जैसे साइंस है उसमें हमेशा खोजबीन चालू रहती है, तो इससे इसमें नए-नए दृष्टिकोणों का विकास होता रहता है। 5वां है विघटन और सम्मिलन, यानी फिजन और फ्यूजन। जब किसी विषय का विघटन होता है तो उससे बेसिक सब्जेक्ट बनता है। जब एक विषय है उसमें नई-नई खोज होती रहती है तो अलग-अलग भागों में बढ़ जाता है, 2 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, तो एक नए विषय का निर्माण होता है। जैसे बायोलॉजी है तो उससे बॉटनी और ज़ूलॉजी का निर्माण हुआ। ये दोनों अलग-अलग विषय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब कई विषय जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जैसे जियो और पॉलिटिक्स है, ये दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये जब साथ में जुड़ते हैं तो जियो पॉलिटिक्स एक नया सब्जेक्ट बनता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। इसकी छठी विशेषता है ज्ञान का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जो ज्ञान होता है उसका हम बार-बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने ज्ञान का एक बार उपयोग कर लिया बाद में नहीं करेंगे। हम ज्ञान का हमेशा उपयोग करते रहेंगे और बार-बार करते रहते हैं। तो आज हमारा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।